सर एक कंसर्न बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को है, वो है टेक होम सैलरी को लेकर के। क्योंकि जो नए रूल्स आए हैं उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो आपकी सीटीसी है उसका 50% अब आपके पीएफ में चला जाएगा। तो क्या अप्रैल से हमारी जो सैलरी इन हैंड आती है, जो हमें टेक होम सैलरी है हमारी, उसके ऊपर असर पड़ने वाला है, वो कम हो जाएगी? पहली बात तो वो बदलाव इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं है। वो बदलाव जी। जो 4 लेबर कोड्स आए हैं हम्म। अर्निमा, उसका हिस्सा है। तो पहले तो आप खैर आपको पहले मैं प्रिंसिपल ही समझा देता हूँ। जी हाँ, अब हम्म। आपकी जो सैलरी है उसमें 50% आपकी बेसिक होनी जरूरी है। जी। होता क्या था कि कुछ एम्प्लॉय, मान लीजिए किसी की 1 लाख सैलरी है, तो उसमें 20,000 बेसिक हुआ करती थी, कुल बाकी सब अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट्स वगैरह वगैरह हुआ करते थे। हम्म। अब अगर 1 लाख सैलरी सीटीसी है कंपनी को, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी है, तो उसमें से कम 50,000 बेसिक रखनी पड़ेगी। और इसका हम्म। असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आपकी टेक होम थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड कटता है, पीएफ जो कटता है 12%, हम्म। वो तो बेसिक पे कटेगा, बेसिक सैलरी पे कटेगा। तो इसलिए जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो अब आपको बेसिक पे काटने पड़ेंगे, और बेसिक कम से कम 50% होनी चाहिए। हम्म। तो इसलिए हो सकता है थोड़ी टेक होम सैलरी में फर्क पड़े, और कंपनीज को भी, एम्प्लॉयर्स को भी अर्निमा कॉस्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके लिए भी वो कंट्रीब्यूशन जो वो करते थे हम्म। प्रोविडेंट फंड का या और बाकी किसी भी ग्रेचुटी का, रिटायरमेंट बेनिफिट का, वो अब कंट्रीब्यूशन बढ़ जाने वाला है। क्योंकि पहले आप मान लीजिए 20,000 पे काटते थे, जो मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया, अब हाँ। आप काटेंगे 50,000 पे, तो नेचुरली वो ज्यादा कटेगा। तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए। थोड़ी आपकी टेक होम कम होगी, पर इसमें जरूरी बात यह है कि वो कहीं जा नहीं रही, हम्म। आपके खाते में ही जमा हो रही है। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी कम हो गई है, आपकी ऐसा समझिए कि आपकी रिटायरमेंट की सेविंग्स बढ़ जाने वाली है। ये इसमें हम्म। समझने वाली बात है। मतलब आपको कोई बेसिकली कॉस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक डेफर्ड पेमेंट आपकी हो जाएगी। यानी कि जब आप रिटायर होंगे, प्रोविडेंट फंड के जो विड्रॉल के रूल्स होते हैं अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात इसमें समझने वाली है और कि ये जो लेबर कोड्स हैं, ये स्टेट बाय स्टेट अप्लाई करे जाएंगे। तो स्टेट जी। को अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, और स्टेट इसको, अभी मुझे लगता है कि सारी स्टेट्स, ऐसा तो है नहीं कि आज से लेबर कोड्स को लागू कर देंगे, उनको अपने रूल्स बनाएंगे। कब से इसको इफेक्टिव करना है, तो स्टेट के पास ये स्वतंत्रता है हम्म। कि वो इसको जब मर्जी लागू करना चाहे तो करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनडीए रूल स्टेट्स होंगी, वहां तो ये जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। परंतु जी। जो नॉन एनडीए स्टेट्स होंगी, वो अपना टाइम लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनकी रंजिश रहती है केंद्र के साथ, उनकी शिकायतें रहती हैं, तो कई बार वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं हम्म। मैटर्स को। तो इसलिए इसलिए ये जरूरी नहीं कि आज से ही आपकी सब स्टेट्स में, तो स्टेट बाय स्टेट आपको देखो, सब स्टेट जरूरी नहीं कि आज से आपकी सीटीसी 50% पे काटना शुरू कर देंगे, यानी कि अप्रैल से जो सैलरी मिलेगी। हम्म। पर पहली अप्रैल से नवंबर में ये नोटिफाई किए गए थे, आपको याद होगा। जी। तो वो नोटिफाई होके 1 अप्रैल से वो इफेक्टिव हो गए, यानी कि स्टेट को अब स्वतंत्रता है, वो चाहे तो 1 अप्रैल से इसको लागू कर सकती है। देखना है कौन कौन सी स्टेट्स करती है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों में हमें पता लग जाएगा। पर ये पक्का है कि अगले इस वित्तीय वर्ष में ज्यादातर स्टेट्स इन लेबर कोड्स को लागू कर दें। सर लेबर कोड्स बदल रहे हैं, नए रूल्स आए हैं इनकम टैक्स के, बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस हो गए 1 अप्रैल से। सेविंग स्कीम्स जो होती हैं बेसिकली, उनके ऊपर असर पड़ेगा आगे? अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, सेविंग स्कीम्स जो ओल्ड रेजीम में लोग हैं, पहली हम्म। बात तो इनकम टैक्स में से आपका संबंधित क्वेश्चन है। हम्म। क्योंकि जब से ओल्ड रेजीम गई, या ओल्ड रेजीम कम पॉपुलर हुई, मैं ऐसे कहूँ, और नई रेजीम आई है, तो अब जो नई रेजीम है वो इतनी अट्रैक्टिव है और लिमा, जी। कि मुझे लग रहा है कि 75% टैक्स पेयर्स अब न्यू रेजीम में चले जाएंगे। हम्म। तो मात्र 25% टैक्स पेयर्स अब ओल्ड रेजीम में रह जाएंगे। अब आपने कहा स्मॉल सेविंग्स की, तो जी। स्मॉल सेविंग्स होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पीपीएफ है, किसान विकास पत्र है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स है, हम्म। रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम होती है, पोस्ट ऑफिस की, ये सब स्मॉल सेविंग स्कीम कैटेगरी में आती है। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग खाली टैक्स बचाने के लिए इतने साल से कंट्रीब्यूट करते थे, जब ओल्ड रेजीम ही खाली होती थी, तो उनकी कुछ फर्क पड़ा है अब लोग, क्योंकि वो जबरदस्ती उनको करनी पड़ती थी, या उनके पास एजेंट्स आते थे, उनको लोग सलाह देते थे कि आप टैक्स बचाने के लिए आप इन्वेस्ट करिए, तो बाय हम्म। डिफॉल्ट उनकी बड़ी अच्छी पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के टाइम बन जाती थी, चाहे जबरदस्ती बनती थी, पर बन जाते। तो मुझे लग रहा है सेविंग्स एक अच्छी आदत थी। तो मैं तो गुड रिटर्न्स के माध्यम से लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि आप सेविंग्स करते रहिए, इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्कीम में बंद मत करिए। भले ही हम्म।
आप न्यू रेजिम में है और न्यू रेजिम में है तो न्यू रेजिम में इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है, आपको पता ही होगा। न्यू रेजिम में कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलती है सिवाय एनपीएस के। एनपीएस और स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 2 चीजें न्यू रेजिम में मिलती है, बाकी न्यू रेजिम में आपको कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलता, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तक नहीं मिलता है। तो पर सेविंग एक अच्छी आदत है। ये आज जो हमारी जो रिटायर्ड पॉपुलेशन है, मैं उनसे बहुत लोगों से बात करता हूँ, मुझे बताते हैं कि हमने जो 30 साल तक सेक्शन 80C की वजह से हम सेव करते रहे हर साल 1 लाख 1.5 लाख, आज वो जुड़ जुड़ के 3-4 करोड़ रुपया हो गया है ब्याज मिला मिला के, और वो उनकी बुढ़ापे की लाठी बन चुकी है। तो आप इससे सीख क्या लेनी चाहिए अर्निमा, कि सेविंग्स इज अ गुड हैबिट। उसको भले ही आपको टैक्स का बेनिफिट ना भी आप ले रहे हो, क्योंकि आप न्यू रेजिम में आपको टैक्स कम आ रहा है इसलिए आप न्यू रेजिम में जा रहे हैं, परंतु सेविंग्स आपको करते रहनी चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। थैंक यू सो मच शरद सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपने बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।